सीधा मुद्दे पर आते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी सिनेमैटिक और ऐतिहासिक यात्रा पर चलेंगे जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी है एक ऐसे बेतहाशा अमीर देश की जिसे बड़ी ही चालाकी से गुलाम बनाया गया और फिर कैसे उसने दशकों तक संघर्ष करके अपनी आज़ादी वापस छीनी। ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज कोई बोरिंग सी टाइमलाइन नहीं है, बल्कि धोखे, भयंकर लूट और फिर कभी ना हार मानने वाले इंसानी जज्बे की एक महाकाव्य जैसी दास्तान है। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं उस दौर से जब भारत को पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया कहा जाता था। और सच मानिए, ये सिर्फ कोई मुहावरा नहीं था, ये एकदम 100% हकीकत थी। हमारी उपजाऊ जमीनें, नदियां और यहाँ की शानदार कारीगरी ने भारत को ग्लोबल ट्रेड का निर्विवाद बॉस बना दिया था। दुनिया के कोने कोने में इस सोने की चिड़िया की चमक और रुतबे के चर्चे हुआ करते थे। अब जरा इन खजानों पर नजर डालिए। काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, इलायची और हमारा बेहतरीन मलमल और रेशम। क्या आप यकीन करेंगे कि उस वक्त यूरोपीय बाजारों में इन मसालों की कीमत सचमुच उनके वजन के बराबर सोने में आंकी जाती थी? बिल्कुल सही सुना आपने, मसालों के बदले सोना। और इसी जबरदस्त मुनाफे की भूख ने यूरोपीय व्यापारियों को बेचैन कर दिया कि वो कैसे भी करके पुराने खतरनाक जमीनी रास्तों को छोड़कर भारत तक पहुंचने के लिए एक सीधा समुद्री रास्ता खोज निकालें। तो देखिए, सदियों तक तो सारा व्यापार उसी जमीनी सिल्क रूट से ही चलता रहा, लेकिन फिर आया 1498 का वो साल जब सब कुछ पलट गया। पुर्तगाली नाविक वास्को दा गामा ने पूरा अफ्रीका घूमकर भारत के कालीकट तक का एक सीधा समुद्री रास्ता खोज निकाला। ये एक ऐसा गेम चेंजर मोड़ था जिसने यूरोप और भारत के बीच का सीधा दरवाजा खोल दिया। और सच कहें तो आगे चलकर इसी रास्ते ने अंग्रेजों को भी भारत के तटों तक पहुंचाया। खैर, अंग्रेज यहां शुरू में कोई राजा महाराजा बनकर तो आए नहीं थे। वो आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी का बोर्ड लगाकर। साल 1600 में इंग्लैंड में बनी इस कंपनी को अपनी सरकार से एशिया में व्यापार करने का एक स्पेशल वीआईपी पास मिला हुआ था। इनका इकलौता मकसद बहुत ही सिंपल था, यहां से कौड़ियों के भाव में बढ़िया माल खरीदो और उसे यूरोप ले जाकर छप्पर फाड़ मुनाफे में बेच दो। बस शुरू में इतना ही था। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। जब अंग्रेज आए तब मुगल साम्राज्य अपने पूरे पावर में था, तो कंपनी ने क्या किया? बड़ी ही चालाकी से झुककर सम्राट जहांगीर से सूरत, मद्रास, बंबई और कलकत्ता जैसी जगहों पर व्यापार करने की परमिशन ले ली। लेकिन जैसे ही परमिशन मिली, उन्होंने चुपचाप अपने गोदामों को किलों में बदलना शुरू कर दिया। और तो और अपनी प्राइवेट आर्मी भी खड़ी करने लगे। मतलब इरादे तो शुरू से ही कुछ और थे। अब सवाल यह है कि मुट्ठी भर लोगों ने इतने बड़े देश पर कब्जा किया कैसे? इसका जवाब है उनकी सबसे क्रूर लेकिन अचूक रणनीति, फूट डालो और राज करो। जैसे ही सम्राट औरंगजेब के बाद मुगल सत्ता कमजोर पड़ी, अंग्रेजों ने मौके पर चौका मार दिया। उन्होंने क्षेत्रीय राजाओं से झूठी दोस्ती का दिखावा किया, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काया, और जब हर तरफ अफरा तफरी मच रही तो इसी का फायदा उठाकर सत्ता की चाबियां अपने हाथ में ले ली। अब हम इतिहास के एक ऐसे साल पर आते हैं जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, 1757। ये वो क्रूशल पॉइंट है जहां से भारत के इतिहास ने एक बहुत ही दर्दनाक करवट ली। इसी साल से गुलामी की असली और खौफनाक शुरुआत हुई थी। तो 1757 में हुआ प्लासी का ऐतिहासिक युद्ध। अंग्रेजों के सामने थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। लेकिन मजे की बात यह है कि अंग्रेजों ने यह जंग लड़कर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश रचकर जीती थी। उन्होंने नवाब के मुख्य सेनापति मीर जाफर को रिश्वत देकर खरीद लिया था। मीर जाफर ने अपनी सेना को युद्ध में हिलने तक नहीं दिया और अंग्रेज बिना कोई असली पसीना बहाए ही ये अहम जंग जीत गए। बंगाल उस वक्त भारत का सबसे अमीर और खुशहाल सूबा था और इसे जीतते ही अंग्रेजों के हाथ मानो कुबेर का खजाना लग गया। इसके बाद जो हुआ वो रूह कंपा देने वाला है। उन्होंने बंगाल को बेरहमी से लूटना शुरू कर दिया। किसानों पर इतने भारी टैक्स लगा दिए कि उनकी कमर टूट गई, लोकल व्यापारियों पर शिकंजा कस दिया और हमारे फलते फूलते घरेलू उद्योगों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। भारत की अथाह दौलत अब सीधे इंग्लैंड के खजानों में जा रही थी। इस नई दौलत और अपनी मिलिट्री के दम पर अंग्रेज अब पूरी तरह से बेलगाम हो चुके थे। उन्होंने मनमाने तरीके से संधियां थोपी और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति जैसी चालाक चालें चली। इसका मतलब सीधा था, अगर किसी आज़ाद भारतीय राजा का अपना कोई सगा बेटा या वारिस नहीं है तो वो राज्य सीधे अंग्रेजों के कब्जे में आ जाएगा। इस तरह उन्होंने एक के बाद एक कई राज्यों को निगल लिया। इस पूरे सिस्टम ने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से उलट कर रख दिया। जो भारत कभी अपने बने हुए शानदार कपड़ों और सामानों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था,
वो अब महज इंग्लैंड की फैक्ट्रियों के लिए सस्ता कच्चा माल सप्लाई करने वाला देश बनकर रह गया। नतीजा, हमारे अत्यधिक कुशल कारीगर रातों रात सड़क पर आ गए, किसान इतने गरीब हो गए कि उन्हें ब्रिटिश सरकार का टैक्स चुकाने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीनें तक बेचनी पड़ गईं। और इनके शोषण की इंतहा तो देखिए, जब देश में भयंकर अकाल पड़े, लोग दाने दाने को तरस रहे थे, तब भी इन लोगों ने टैक्स वसूली में जरा सी भी ढील नहीं दी। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट बढ़ाने पर था, भले ही इसके लिए लाखों मासूम भारतीयों को भूख से तड़प कर अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े। ये सच में दिल दहला देने वाला था। अब जरा सोचकर देखिए, बर्बाद कारीगर, भुखमरी से मरते किसान और दिन दहाड़े देश की हो रही ये महालूट, आखिर ये सब कब तक बर्दाश्त किया जाता? पूरे उपमहाद्वीप में गुस्से का एक ज्वालामुखी अंदर ही अंदर उबल रहा था। बस इंतजार था तो उस एक चिंगारी का, जो इस पूरे सिस्टम को उड़ाकर रखते। और पता है वो चिंगारी कहां से फूटी? खुद अंग्रेजों की अपनी सेना के अंदर से। ब्रिटिश आर्मी में जो भारतीय सैनिक थे, जिन्हें सिपाही कहा जाता था, उनके सब्र का बांध टूट चुका था। एक तो उन्हें गोरे सैनिकों के मुकाबले बहुत मामूली सैलरी मिलती थी, ऊपर से उनके साथ रोजाना भेदभाव और बुरा बर्ताव होता था। और हद तो तब हो गई जब उनकी धार्मिक भावनाओं और परंपराओं का सरेआम अपमान किया जाने लगा। फिर आया 1857 का वो ऐतिहासिक साल। मेरठ की छावनी से बगावत की ऐसी आग भड़की जो देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में फैल गई। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। पहली बार आम नागरिक, किसान, सैनिक और क्षेत्रीय राजा एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ सीना तान कर खड़े हो गए। ये एक ऐसा एकजुट विद्रोह था जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें सच में हिलाकर रख दी। भले ही 1857 की ये महान क्रांति हमें तुरंत आज़ादी नहीं दिला पाई, लेकिन इसने ब्रिटिश हुकूमत के पसीने जरूर छुड़ा दिए। ब्रिटेन की सरकार इतनी डर गई कि उन्होंने तुरंत ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया, और अब भारत का कंट्रोल सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन के शाही राजघराने ने अपने हाथों में ले लिया। शासक बदल गए, लेकिन नीयत वही थी। ब्रिटिश क्राउन ने भारत आते ही कुछ बड़े बदलाव किए। नया प्रशासन, कड़े कानून, रेलगाड़ियां, टेलीग्राफ और डाक सेवा शुरू की। अब बाहर से देखने में ये डेवलपमेंट लग सकता है ना, लेकिन असलियत में ये सब हमारे फायदे के लिए बिल्कुल नहीं था। ये तो वो जाल था जो उन्होंने इतने विशाल देश पर अपनी मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव पकड़ को लोहे की तरह मजबूत करने के लिए बिछाया था। पर इतिहास का भी अपना एक अलग ही डिज़ाइन होता है। अंग्रेज़ों ने जिस रेलवे और टेलीग्राफ का इस्तेमाल हमें कंट्रोल करने के लिए किया था, उसी ने अनजाने में भारतीयों को आपस में जोड़ दिया। देश के अलग अलग कोनों से लोग अब एक दूसरे के विचारों से जुड़ने लगे, और इसी से जन्म लिया उस साझा एहसास ने कि अगर हमें अपना देश वापस चाहिए तो हमें हर हाल में एक होना पड़ेगा और मिलकर लड़ना होगा। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर चलते हैं। इसके बाद जो शुरू हुआ वो दशकों तक चलने वाला एक खून पसीने का आज़ादी का संघर्ष था। पूरे देश में आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, अनगिनत लोगों ने हंसते हंसते जेल की सलाखें चुनी, लाठियां खाईं और अपने परिवारों तथा सुख सुविधाओं का बलिदान दे दिया। उनकी सिर्फ एक ही अडिग मांग थी, पूर्ण आज़ादी, और उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। आखिरकार हमारे लोगों की इस ना टूटने वाली हिम्मत ने ही एक बिखरे हुए देश को एक अटूट ताकत में बदल दिया। ये कहानी है कि कैसे एक लालची व्यापारिक कंपनी ने धोखे से हम पर राज किया, और कैसे एक पूरे राष्ट्र ने अपनी एकता और अदम्य साहस के दम पर अपनी आज़ादी को फिर से छीन लिया। जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंचते हैं, जरा इस पूरी एपिक जर्नी के बारे में सोचिए। एक बेहद अमीर सोने की चिड़िया से लेकर एक लूटे हुए गुलाम देश तक, और फिर वापस एक आज़ाद और मजबूत राष्ट्र बनने तक का ये सफ़र। सदियों के इस भीषण शोषण से बचकर अपना भाग्य खुद लिखने वाले इस देश का ये अकल्पनीय संघर्ष आज की दुनिया को सत्ता और असली इंसानी एकता के बारे में क्या सिखाता है? ये वो सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।